ये ये सरकार बन जाएगी, बसंत सोरेन की एक पार्टी हो गई, चंपई सोरेन की एक पार्टी होगी, सरकार में ये डिवीजन होगा, 3 लोगों की, लोबिन हेम्ब्रम की एक पार्टी होगी। दरअसल आपने हाल-फिलहाल में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, पता है? उसके बारे में कहा जाता है कि वो मैच कम खेलती है, माइंड गेम ज़्यादा करती है। वो जिस जो अच्छा खिलाड़ी होता है, उसके बारे में बोला जाता है कि इस बार तो मैं रोहित शर्मा को पहले ही ओवर में चटका दूंगा। ये माइंड सेट है, माइंड गेम। आप ये है कि आप पे इतना मेंटल प्रेशर बनाया जाए, आप पे इतना मानसिक रूप से आप पे हमला किया जाए, तो आपका ध्यान चुनाव पे केंद्रित ना होके आपका ध्यान दूसरे जगह केंद्रित हो जाए कि अरे अब तो सरकार गिर रही है, अब तो ये हो रहा है, अब तो ये चुनाव जीत। ये माइंड गेम है। और जहां प्रबुद्ध लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो वहां माइंड गेम बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको अभी है कि चुनाव के टाइम में आपको फोकस वोट पे करना है, वोटर पे करना है, लेकिन आप फोकस तीसरे चीज पे, कोर्ट पे फोकस कर दीजिए। तो अब वो जो एक प्रदीप यादव का जो एक जो स्कैंड हुआ है, उस पे फोकस कर दीजिए। इससे कि अमुक व्यक्ति जो मेरा प्रतिद्वंदी है, वो सही जगह फोकस ना करके वो फोकस कोर्ट पे चला जाए, वो फोकस पार्टी के बयान पे चला जाए, या फिर फोकस आपका ये पार्टी टूट जाएगी, ये वो करने में वो माइंड गेम है। और निशिकांत दुबे कहीं ना कहीं इस पूरे काम में सफल भी रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। आज हम चर्चा करने वाले हैं गोड्डा लोकसभा में इंडिया महागठबंधन में किसको टिकट मिलने वाला है, और इस आजकल जो घमासान फेसबुक पर मच रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है, ईटीवी से है रंजीत राठौर जी, और सहारा से है हेमचंद्र जी, और आप देख सकते हैं न्यूज 11 से जो है गांधी जी मौजूद हैं। तो इन सारे लोगों से आज बातचीत करें, खास तौर पर यहाँ पर पत्रकार मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि अभी तक इंडिया महागठबंधन ने जो है प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। और बताया जा रहा है कि गोड्डा लोकसभा से जो है प्रदीप यादव जो है इंडिया महागठबंधन से प्रत्याशी होंगे, लेकिन आधिकारिक घोषणा जो है अभी तक नहीं हुई है। क्यों विलंब हो रहा है और इसका क्या नफा और क्या नुकसान हो सकता है? तो पहले हम रंजीत जी से बात करेंगे। नमस्कार रंजीत जी। नमस्कार आशुतोष। हाँ, इंडिया महागठबंधन ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि प्रदीप यादव जो है इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं हुई है। क्या नफा क्या नुकसान देखिए, इंडिया गठबंधन भी सारी बातों को समझ रहा है। और जहां तक गोड्डा लोकसभा की बात है, तो गोड्डा में 3 बार के जीते हुए कैंडिडेट निशिकांत दुबे हैं। तो इंडिया गठबंधन की ओर से भी एक प्रयास निश्चित तौर से हो रहा होगा, जहां तक मेरा अनुमान है कि एक सशक्त उम्मीदवार दिया जाए, और इसके लिए विलंब किया जा रहा है। और जहाँ तक गोड्डा की बात है, तो गोड्डा में अंतिम चरण में चुनाव होना है, 1 जून को चुनाव होना है। ऐसे में उनके पास वक्त भी है कि एक सशक्त उम्मीदवार दें, और चुनाव का जो मुकाबला है वो दमदार हो। निश्चित तौर से कुछ नामों पर चर्चा है, जिसमें प्रदीप यादव का नाम बीच में ये भी हुआ था कि उनका नाम घोषित कर दिया गया है, लेकिन फिर कहा गया कि होल्ड कर दिया गया है। 2-3 नामों की चर्चा है, उनमें दूसरा नाम दीपिका पांडे सिंह का है, जो महागामा की विधायक और पार्टी की राष्ट्रीय सचिव भी है। तीसरा नाम पूर्व सांसद फुरकान अंसारी का भी है। तो अब पार्टी सभी दृष्टिकोण, सभी एंगल पे काम कर रही होगी निश्चित तौर से, क्योंकि चुनाव है। और वो चाहेगी कि एक ऐसा उम्मीदवार दें जो चुनावी अखाड़े में उन्हें जीत दिला सके, या फिर मुकाबला कांटे का हो। तो अब देखने वाली बात होगी कि वो कांग्रेस की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। और मेरे ख्याल से निश्चित तौर से जो भी निर्णय इंडिया गठबंधन लेगी, वो अच्छा होगा और चौंकाने वाला भी हो सकता है, क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो ठोक बजाकर उम्मीदवार देना ही होगा। ठोक बजाकर उम्मीदवार देना है। उम्मीदवारी को लेकर लगातार जो है फेसबुक पर वॉर हो रहा है। रिंकी झा के मामले में जो है बीते दिन जो है पेशी होना था प्रदीप यादव को, उन्होंने कुछ अपना मेडिकल का इशू से जो है वो पेश नहीं हुए। तो उसके बाद फेसबुक पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हुई। रिंकी झा ने कहा कि हमें प्रेशर दिया जा रहा है, कौन प्रेशर दे रहा है नहीं दे रहा है उन्होंने खुलकर नहीं बोला। उसके बाद निशिकांत दुबे ने भी पोस्ट किया है। तो क्या लगता है कि क्या आपके नजरिए से क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये मामला जब शुरुआत हुई थी तो पिछले लोकसभा चुनाव के दरमियान ही ये सारा जो है चर्चा में आया था। जिस महिला की बात आ रही है, निश्चित तौर पे पहले वो प्रदीप जी के साथ ही हुआ करती थी,
वो एक अलग मामला है। कैडर हो या पॉलिटिकल विंग में हो, जो भी कारण हो, किसी कारणवश से उस महिला ने सियासी चाल चली। अब उस वक्त भी खुले तौर पे आया था कि ये निशिकांत जी ने करवाया है। अब निशिकांत जी ने कराया या नहीं कराया, लेकिन निशिकांत जी फ्रेम में थे, क्योंकि निशिकांत जी एक बड़े लीडर माने जाते हैं नेशनल स्तर पे। लेकिन वो जो अपने बात रखते हैं उसको क्या कहा जाएगा, जो उनका स्तर है उस तरीके से उन्होंने कभी बात नहीं करी है। जब भी जी मैं आया कुछ भी बयान दे डाला और एक सिपुआ चला दिया और उसका असर होता है। तो हो सकता है कि निशिकांत जी का ये चाल रहा हो या ना रहा हो, लेकिन प्रदीप जी लगाते रहे। अब देखिए कि काफी समय तक ये मामला लंबित रहा, प्रोसेस जो जुडिशियरी है वो अपने तरीके से चल रहा था। फिर जब अचानक अभी कुछ दिनों से जब टिकट बंटवारे की बात आ रही है और उम्मीदवार के तौर पे हो सकते हैं, तो ये मामला फिर एक बार रेस पकड़ा है। अब अगर उन्होंने ये कहा है कि हमें कोई दबाव दे रहा है गवाही के लिए, विटनेस के लिए तौर पे, तो ये इस मामले में कहीं ना कहीं बीच के दौर में जो है हो सकता है कि ये जिस तरीके का आरोप प्रदीप जी के ऊपर लगाया गया था, वो आरोप जो है निराधार भी हो सकता है। या मामले में जो तथ्य था, अगर कोई मामला आया था, होटल का मामला जो बात आई थी, होटल में बुलाया था प्रदीप जी, हो सकता है कि द्वेष में हो, पॉलिटिकल कुछ ऐसी चाल चली गई हो, मामला कुछ भी हो। लेकिन इस मामले का सॉर्ट आउट निश्चित तौर पे इस बीच में काफी दिनों से ये मामला शांत था तो हो गया था। अब फिर से एक बार उभरा है तो इसको फिर सियासी रंग दिया गया है। और जहां तक दबाव की बात है, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किसने दबाव दिया है, लेकिन उनका इशारा किसी ना किसी तौर पे वर्तमान गोड्डा सांसद की ओर लगता है। क्योंकि फायदा और नुकसान की जो बात आ रही है, तो फायदा नुकसान निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं निशिकांत जी को लग रहा होगा कि अगर प्रदीप जैसे कैंडिडेट आ जाए, भले ही हार गए हों, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि वो हर बार अगर कोई कैंडिडेट फिसल रहा है तो इस बार भी वही मामला हो। और दूसरी चीज जो अभी राठौर जी कह रहे थे कि टिकट बंटवारे को लेकर इतना देर क्यों हो रहा है, तो ये सिर्फ गोड्डा की स्थिति नहीं है। कुछ दिन पहले निशिकांत जी ने कहा भी कि गोड्डा में कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है हमसे टक्कर लेने के लिए। तो ये एक तरह से बड़बोलापन ही कहा जा सकता है। और बड़बोलापन की बात अगर करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं गोड्डा के, उनका एक स्टेटमेंट हमने देखा सुना भी कि उन्हें आने की जरूरत नहीं। तो इतना अहंकार भी ठीक नहीं है, क्योंकि जनता कब किसके पैदल कर दे किसको। आप लगातार जीत रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आगे भी जीतेंगे। और अगर जनता सोचती है, लेकिन ये जो भाषा है अहंकार का कि सांसद को आने की जरूरत नहीं है, तो आप ये भी तो कह सकते थे कि सांसद तो पहले भी नहीं आते रहे हैं, इलेक्शन में भी ना आए। हो सकता है कि आपका इतना, तो इस तरह की बातचीत चलता है, सियासत है, चुनाव का समय है तो माहौल है, एक दूसरे पर छींटाकशी करेगा कई तरह से। अब टिकट बंटवारे को लेकर के कह रहे हैं कि टिकट बंटवारा इंडिया गठबंधन से, देश भर में यही पैटर्न है। अगर आप पास के पड़ोस के बिहार को आप देख लें, तो बिहार में भी देखिए कि अलग अलग चरण में जो है उस तरीके से घोषणा हो रही है कि हर जो है अपना कैसा कैंडिडेट दें। हर एक फेज में पहले जैसे भाजपा ने कर दिया या उस गठबंधन ने पहले से जो है टिकट घोषणा किया, ये लोग समय के हिसाब से अपना अपना घोड़ा चल रहा है, अपना अपना उम्मीदवार दे रहा है। तो इसमें कोई बहस का मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमें कब देना है और हमको कब घोषणा करना है, इस पे दूसरी पार्टी क्यों सवाल उठाएगी। और यही भारतीय जनता पार्टी बार बार कर रहा है कि हमने तो बहुत पहले दिया। अरे आपने किया, वो आपका तंत्र था। दूसरी पार्टी कब उम्मीदवार देगा, आप कब क्या करेंगे, ये शतरंज आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, वो हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो इसीलिए प्रोसेस दर हर एक फेज में अलग अलग कैंडिडेट का घोषणा हो रहा है और लगभग अब हो ही जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल घोषणा हो जाएगा। हाँ, अब तो चूंकि अंतिम चरण में है गोड्डा और उस हिसाब से हो जाना है। अब उस तरह से देखिए बिहार में भी अभी कई जगह बाकी है, सिवान की बात आ रही है, वहां भी बाकी है। तो इस तरीके से लोग सोच समझकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ जीतने हारने की बात होती है, हर कोई जीतना चाहता है, तो अपने हिसाब से सियासत कर रहे हैं लोग। जाति फैक्टर है, कई फैक्टर है, स्थानीयता का फैक्टर है, तो उसको लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का बयानबाजी दे, और सांसद जी का ही क्या ही कहना, सांसद जी तो कभी भी कुछ भी कहकर कुछ भी कर दे सकते हैं। तो इस तरीके से गोड्डा चल रहा है। गांधी जी, क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में जो इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी का घोषणा नहीं हो रहा, विलंब हो रहा है, इससे नफा या नुकसान हो सकता है इंडिया महागठबंधन? नहीं नहीं, वो तो नफा नुकसान तो हर कोई पार्टी ये सोच के नहीं लड़ती है कि हमको नफा या नुकसान होगा। हर पार्टी चाहती है लड़ने के लिए, इसलिए लड़ती है कि हम सरकार बनाए। इस उद्देश्य से
वो हर पार्टी लड़ती है। टिकट देने में जो विलम्ब हो रहा है, क्या लग रहा है इससे नुकसान नहीं होगा इंडिया महागठबंधन में? हाँ, ये अगर विलम्ब से होने से नुकसान होता है कि उस प्रत्याशियों को नुकसान होता है कि हमको क्षेत्र में तैयारी करनी है, कारण की फील्ड काफी बड़ी होती है, लोकसभा कोई छोटी मोटी फील्ड होती नहीं है, तो तैयारी उस अनुसार से वो लोग अपने तैयारी करते। विलम्ब होने से कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा सा तेजी से अनुसार जिस अनुपात में तैयारी उसको करते, वो हो सके लेट करेंगे तो उसको देरी होगा, विलम्ब होगा। कार्यकर्ता हो सके लोग अपना राह देख रहे हैं, लोग अपने कहीं न कहीं फिर कहीं इधर-उधर जो मूड है चेंज हो जाएगा। वो जो पार्टी का भी है, गठबंधन की जो है पार्टी है, वो लोग को में निराशा बनी हुई है कि अभी तक हमारे पता नहीं, अभी तक हमारा एक प्रत्याशी नहीं रहे, कैंडिडेट नहीं आ रहा है, तो उन लोग को भी थोड़ा निराशा है। अगर अगर पार्टी जिसको भी देना हो, वो अगर समय पे दे दे, तो वो भी अपना जो कम तैयारी करेंगे, कहीं कुछ कमी है, बेसी है, डैमेज कंट्रोल करना है, बहुत सारा इसमें चुनाव है, चुनाव में बहुत सारा जो लड़ते हैं उनको पता होता है कि क्या परेशानी होती है, फील्ड में क्या समस्या आती है, बहुत सारा समस्या को झेलनी पड़ती है उस प्रत्याशी को, लेकिन विलम्ब कर रही है तो पब्लिक को जो भी है, कारण कि सारे लोग, सारे जनता, सारे मतदाता एक ही पार्टी के नहीं है। हर जनता हर माइंड से हर पार्टी का अपना सोच है, तो उन लोगों को बहुत जनता को, मतदाता को बहुत निराशा है कि जो भी करना है समय पे कर दें, ताकि लोग अपना तैयारी करें, अपना मूड बनाएं, और जो भी चुनावी मैदान है लोग अपना निष्कर्ष अपना जनता अपना समाज में करेंगे। राठौर जी, एक अहम मुद्दा है कि जिस तरीके से तमाम लोग जो है, तमाम मीडिया कर्मी भी और अंदर खाने से भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि देखिए 3 नामों का चर्चा जो है इंडिया महागठबंधन में, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और एक फुरकान अंसारी। कहा जा रहा था कि अगर इन तीनों में से किसी को टिकट मिलता है तो बाकी लोग जो है वो टांग खींचने के लिए तैयार है, यानी कि मतलब वो सपोर्ट नहीं करेंगे। क्या लगता है कितना फैक्टर होगा इन सारी बातों में, कितनी सच्चाई है? अगर प्रदीप जी को मिल जाता है तो क्या दीपिका पांडे सिंह जो है वो पूरी तरीके से प्रदीप जी को जिताने में नहीं लगेंगे, या फिर फुरकान अंसारी जो है पूरी तरीके से चुनाव में जो है अपना दमखम नहीं दिखाएंगे? हाँ, देखो अफसोस की है कि चुनाव में टिकट की दावेदारी जो होती है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हर एक दल में, इवन जिस भाजपा की बात कही जा रही है, वहां भी भाजपा के द्वारा एक सर्वे कराया गया था जिसमें 2 नामों पे चर्चा थी। एक राज पालीवाल जो पूर्व मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके और निशिकांत दुबे के बीच था। निश्चित तौर से निशिकांत दुबे बेहतर स्थिति में होंगे, उनका सर्वे बेहतर हुआ आया होगा, तो उनको टिकट मिला। इसी तरह से हर एक पार्टी, कांग्रेस भी अपने स्तर से जैसे कि उनका भी एक जो पार्टी का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें है कि 3 नाम मंगाए जाते हैं, उनमें 3 नाम गए थे, इन्हीं तीनों का नाम था। उसमें पार्टी को यह तय करना होता है कि, और चुनाव से पहले ये भाग-दौड़ चलता है, निश्चित तौर से सब अपने-अपने तरीके से हर तरह का जुगाड़ तंत्र अपनाते हैं, और अंततः जब सफल हो जाते हैं, तो चुनाव का एक रस्म रहा है कि जब हम एक दल से हैं, तो हम पार्टी के प्रति समर्पित हो। रही बात भीतराघात की, जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, अब वो थोड़ा बहुत होता है, लेकिन कई बार जो कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं ना कहीं मन मिजाज से वो तय कर चुके होते हैं कि हमें किसे मत देना है। ये आप उम्मीदवार बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता है, और हाँ, उम्मीदवार कोई, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम जिनसे ज्यादा करीब हैं, जिनसे ज्यादा जुड़े हुए हैं, उनको मिल जाए तो शायद आने वाले समय में अगर मेरे पसंद का उम्मीदवार जीतता है तो उसका हमें कई तरह से फायदा मिलेगा क्षेत्र में काम करवाने के लिए। व्यक्तिगत वो सब अपनी जगह है, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव के पहले ये लड़ाई होगी, लेकिन अगर कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जाएंगे नेता, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में उन्हीं नेताओं को फिर मुश्किलें होंगी। इसलिए अंततः नेता जो होता है, नेता कार्यकर्ता की बदौलत होते हैं, और उनकी ये मजबूरी होगी कि कार्यकर्ता जो कहते हैं, कार्यकर्ता की जो मनसा है, उनको वो मानना ही पड़ेगा। आप कार्यकर्ता को जबरन नहीं कह सकते हैं, कार्यकर्ता को अपने तरीके से थोड़ा कन्विंस कर सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत एकदम से बहुत क्लोज बिलो 1% या
प्रभाव हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव होगा ऐसा हमें नहीं लगता। और निश्चित तौर से गोड्डा लोकसभा में यह स्थिति हम देखते हैं कि यहाँ सीधा मुकाबला होने वाला है और वो भाजपा और कांग्रेस के बीच है। एक मतदाता के पास दो ही विकल्प होगा, या तो वो भाजपा को मतदान करे और या तो वो कांग्रेस को मतदान करे। पिछले चुनाव में भी ये देखा गया था, क्योंकि जब गठबंधन से प्रदीप यादव थे और भाजपा की ओर से निशिकांत दुबे थे, तो सीधा मुकाबला हुआ था। जो तीसरे स्थान पे थे जफर अहमद, मेरे ख्याल से बहुजन समाज पार्टी के, वो 17,000 मत लाए थे। निशिकांत दुबे को 6 लाख समथिंग वोट आया था और प्रदीप यादव को 4.5 लाख के आसपास वोट आया था। तो निश्चित तौर से यहाँ मुकाबला सीधा होने वाला है। त्रिकोणी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है जहां तक अभी जो सिनारियो है। और सीधे मुकाबले में कार्यकर्ता निश्चित तौर से दो माइंड सेट, उसके पास दो ऑप्शन होता है और उसमें है कि आपको दो विकल्प है तो उसमें एक को चुनना है। तो ये सीधे मुकाबले में बहुत ज्यादा भीतराघात होने की संभावना नहीं बनती है। थोड़ा बहुत होता है तो वो बहुत मायने नहीं रखता है। हेमचंद्र जी, एक सवाल आ रहा है कि एक निशिकांत दुबे ने जो है पूरे झारखंड की राजनीति में खलबली मचा रखा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार को जेल जाना होगा, तो मुख्यमंत्री जी जेल चले गए। अब उनका एक स्टेटमेंट आया है कि कल्पना सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाली है, उनके भाई में जो है वो बगावत होने वाला है। तो क्या जेएमएम के लिए गोड्डा सीट कितना इंपॉर्टेंट रह जाता है? क्या जेएमएम इसमें पूरी दमखम के साथ इस चुनाव में उतरेगी? देखिए, ये इसको तो आप नकार नहीं सकते कि झारखंड में जेएमएम आज के तिथि में भी सबसे आगे है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। अगर स्टेट के लेवल की बात करें, हम कांग्रेस भले राष्ट्रीय स्तर पे है, जैसे बिहार में आरजेडी है, उसी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आपके पूरे झारखंड में तो सबसे आगे है। अब रही कि पार्टी यहाँ किसको उम्मीदवार बनाती है अभी तय हुआ नहीं है। अभी तक सिर्फ कयास है, चर्चा है कि ये पहले नंबर पे हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं। अभी जो करंट में बात आ रही है प्रदीप जी को लेकर, तो प्रदीप जी को लेकर के अगर प्रदीप जी उतरते हैं तो बाकी जो सहयोगी दल है, जेएमएम है या आरजेडी है या और भी जो सहयोगी है, वो तमाम लोग ताकत लगाएगा। और हालांकि विलंब हो रहा है, समय कम मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके कि कोई प्रदीप यादव हो या इस क्षेत्र से जुड़े जो भी लीडर जिनको मिले टिकट, वो सारे स्थानीय लोग हैं अगर होते हैं, तो निश्चित तौर पे वो नया चेहरा नहीं होगा। वो फील्ड को अच्छी तरह से पहले से जान रहे हैं, समझ रहे हैं और टिकट की प्रत्याशा में वो लोग पहले से मेहनत कर भी रहा है। इसलिए वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा कि समय कम हो रहा है। और अब है कि निशिकांत जी जो भी बयान दें, उनका अपना निजी बयान है, बयान देते ही रहते हैं। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के समय में पिछले कई वर्षों से ऐसा हो रहा है, सिर्फ निशिकांत जी को लेकर के ही नहीं, कई इसके लीडर हैं जिसको किसी भी एजेंसी की कार्रवाई या जो भी जुडिशरी मामला हो, वो तमाम चीज उसको पहले पता हो जाता है। कैसे पता चलता है और क्यों पता चलता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। हम आप इस पर सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। आखिर मान लीजिए कि कल्पना सोरेन जेल जाएंगी, ईडी ने क्या किया है या अन्य एजेंसी क्या कर रही है, और उसके पहले अगर पार्टी के किसी बड़े नेता का बयान आ जाता है, तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लीकेज है। और वो लीकेज इस तरीके से काम करता है कि एजेंसी काम करने से पहले अपने आका को बता देता है और आका का निर्देश लेकर ही एजेंसी काम कर रही है। ये किसी से छिपा हुआ आज के तिथि में नहीं है। हो सकता है कि दूसरी पार्टी कल सत्ता में आए, वो भी इसी रास्ते पे चले, उसके भी लोग करें, लेकिन आज के हालात में आप कह सकते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं कि निशिकांत जी का जो सूत्र है वो बड़ा मजबूत है और हर एक डिपार्टमेंट में हो सकता है कि इनके बहुत क्लोज होते हों और उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि अब हम लोग ये करने जा रहे हैं। हो सकता है कि निशिकांत जी से सलाह भी लेता हो वो एजेंसी, चाहे भले बड़े ब्यूरोक्रेट्स हों, निशिकांत जी ये भी कहते हो या बड़े नेता ये कहते हो कि अब तुम्हें इस तरीके से करना है। इसको लेकर भी देश भर में चर्चा हो रही है, इसलिए निशिकांत जी कोई नया काम कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। जेएमएम इस चुनाव में जो है किस तरीके से भूमिका निभाएगी गोड्डा लोकसभा को लेकर, आप बताएं। देखिए, ये सारा फिगर है कि पहले प्रत्याशी आ जाए कि इस खेमे से इंडी गठबंधन से प्रत्याशी कौन है।
प्रत्याशी अगर मान के चले दीपिका पांडे ही हो गए, प्रदीप यादव ही, फुरकान अंसारी, लेकिन जेएमएम का भूमिका क्या होगा? जेएमएम चूंकि हर हाल में हम कह रहे हैं कि वो सब बड़ा भाई के रूप में है, तो बड़े भाई का जो है वो उनको नेतृत्व करना है, वो पूरी शक्ति से होगा। और जेएमएम जो है पूरा संगठन पूरी शक्ति से, चूंकि चुनाव भले ही कैंडिडेट यहाँ उनके सहयोगी दल का हो, लेकिन चुनाव तो जेएमएम भी तो लड़ रहा है। और अगर उनके गठबंधन से चुनाव जीतकर कोई जाता है तो वो उनके लिए ही तो वरदान साबित होगा। इसलिए कहीं ऐसा नहीं है कि जेएमएम कहीं से कमजोर पड़ेगा या उसका संगठन कमजोर पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कैंडिडेट कोई भी हो वो पूरी तरह से आएगा। और जो टिकट की बात अगर दीपिका की बात करें, प्रदीप जी की बात करें या कोई अन्य की, तो पार्टी तो आखिर गठबंधन है। अभी राठौर जी ने कहा ना कि ये जब तक टिकट बंटवारा नहीं होता है तब तक ये घमासान चलता है। हर लोग चाहता है कि हम उम्मीदवार हों हम लोग, लेकिन जब टिकट लेके आ जाएगा तो मुझे लगता है कि ये अंतर विरोध बहुत कम होगा और फिर सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सब लोग मिलकर चुनाव। राठौर जी, आखिरी सवाल है कि टक्कर कैसा होगा, क्योंकि पिछले बार जिस तरीके से चुनाव हम लोगों ने देखा, बहुत ज्यादा का मार्जिन था। इस बार क्या लग रहा है कि मार्जिन कम होगा या फिर टक्कर होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगा? एक तरफ जो है निशिकांत दुबे लगातार कह रहे हैं कि विकास की गंगा हमने बहाई, विकास की धारा हमने बहाई, विकास अगर बात करें तो गिनाते चलते हैं तो बहुत देर तक विकास की ही बातें करते हैं। तो इंडिया महागठबंधन के पास कौन सा मुद्दा होगा और टक्कर कैसा होगा? क्या कांटे का टक्कर होगा? क्योंकि निशिकांत दुबे तो कह रहे हैं कि जेएमएम की तरफ से कोई प्रत्याशी हो या फिर प्रदीप यादव खड़े हो जाए तो हमें प्रचार की भी आवश्यकता नहीं है, हम गोड्डा प्रचार के लिए। अभी अस्सू साहब बता रहे थे कि जेएमएम की क्या भूमिका होगी, तो मैं बता दूं कि उसी जेएमएम की बदौलत आज निशिकांत दुबे सांसद हैं। अगर दुर्गा सोरेन नहीं होते, अंतिम मिनट में दुर्गा सोरेन आके नामांकन नहीं करते, तो 5000 वोट से निशिकांत दुबे नहीं जीतते। और अगर पहली बार नहीं जीतते तो फिर यहाँ का सिनारियो कुछ और होता। रही बात कि जेएमएम के कैडर वोट की बात करें तो इसी गोड्डा लोकसभा में तकरीबन 1.5 लाख आदिवासी वोटर हैं, जो जेएमएम के द ब्लाइंड, ये जेएमएम के कार्यकर्ता के अलावा हम बोल रहे हैं, जिसको लोग सिंबॉलिक 1.5 लाख आदिवासी वोटर हैं, वो वोटर नहीं चाह के भी वो, उनके लिए कोई आइकॉन नहीं, कोई पार्टी नहीं। गुरुजी आइकॉन है, तीर धनुष उनकी पार्टी है। वो कौन सी पार्टी है वो बाद में सोचते हैं। तो जेएमएम क्या मायने रखता है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक जातिगत समीकरण की बात करें तो गोड्डा में सबसे अधिक जो माइनॉरिटी है, तकरीबन 20 लाख वोटर गोड्डा लोकसभा का है और उसमें माइनॉरिटी की संख्या 21.4% है। तो इस लिहाज से तकरीबन 4 लाख वोटर माइनॉरिटी का हो जाता है। तो वो किसका वोटर है ये आप बताने की जरूरत नहीं। इसके बाद 22 का है, वो 3 लाख वोटर है। गोड्डा को झारखंड का मिथिलांचल भी कहा जाता है, जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या 2.5 से 3 लाख है। इसके अलावा मेरे ख्याल से यादव हैं, 2 से 2.5 लाख के आसपास यादव हैं। तो ये इक्वेशन ये बताता है कि अगर, और ये जो आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं वोटर इंटैक्ट है। वो कौन किसके साथ जाएगा ये किसी से छिपी हुई बात नहीं है। वो जो इक्वेशन है, जैसे कि MY समीकरण जो रहा है वो कांग्रेस के साथ, फिर आपका ये जेएमएम उसके साथ जुड़ जाता है आदिवासी वोटर, तो ये क्वेश्चन जो होता है ना बहुत क्लोज फाइट में चला जाता है। और अगर इवन अब रही भी उम्मीदवार, तो इंडिया के जिन 3 उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, फुरकान अंसारी की जहां तक बात हो रही है, तो फुरकान, मेरा जहां तक आकलन है, अगर फुरकान अंसारी उम्मीदवार होते हैं तो वोट प्रतिद्वंदी चाहेगा कि पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण होता है उसकी संभावना ज्यादा बनती है। अगर प्रदीप यादव उम्मीदवार होते हैं तो ये जो यादव और ये मुस्लिम और ये आदिवासी का एक कोलेब्रेशन बनता है, रेस्ट भाजपा का जो वोटर है। अगर दीपिका पांडे उम्मीदवार बनती है तो ये 3 के साथ, उसके साथ इंटैक्ट कुर्मी वोटर हो सकता है, ब्राह्मण वोटर में अगर सेंधमारी कर सकता है तो थोड़ा सा बढ़त बनाएगा। ये सिनारियो बनता है। अब ये फाइट कहां तक जाएगा ये तो एक सिनारियो हुआ, लेकिन ये जो कंटेस्ट है ये किस लिहाज से आगे बढ़ रहा है, मैंने तीनों को लगभग आपको समीकरण के आधार पर स्पष्ट कर दिया।
अब है कि आपने अभी बोला कि अभी हेमचंद्र जी से चर्चा किया आपने। ये ये सरकार बन जाएगी, बसंत सोरेन की एक पार्टी हो गई, चंपई सोरेन की एक पार्टी होगी, सरकार में ये डिवीजन होगा, 3 लोगों की, लोबिन हेम्ब्रम की एक पार्टी होगी। दरअसल आपने हाल फिलहाल में देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीता है, पता है? उसके बारे में कहा जाता है कि वो मैच कम खेलती है, माइंड गेम ज़्यादा करती है। वो जो अच्छा खिलाड़ी होता है उसके बारे में बोला जाता है कि इस बार तो मैं रोहित शर्मा को पहले ही ओवर में चटका दूंगा। ये माइंड सेट है, माइंड गेम। आप ये है कि आप पे इतना मेंटल प्रेशर बनाया जाए, आप पे इतना मानसिक रूप से आप पे हमला किया जाए, तो आपका ध्यान चुनाव पे केंद्रित ना होके आपका ध्यान दूसरे जगह केंद्रित हो जाए कि अरे अब तो सरकार गिर रही है, अब तो ये हो रहा है, अब तो ये चुनाव जीत। ये माइंड गेम है। और जहां प्रबुद्ध लोग चुनाव लड़ते हैं ना, तो वहां माइंड गेम बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको अभी है कि चुनाव के टाइम में आपको फोकस वोट पे करना है, वोटर पे करना है, लेकिन आप फोकस तीसरे चीज पे, कोर्ट पे फोकस कर दीजिए। तो अब वो जो एक प्रदीप यादव का जो एक जो स्कैंड हुआ है उस पे फोकस कर दीजिए, इससे कि अमुक व्यक्ति जो मेरा प्रतिद्वंदी है वो सही जगह फोकस ना करके वो फोकस कोर्ट पे चला जाए, वो फोकस पार्टी के बयान पे चला जाए, या फिर फोकस आपका ये पार्टी टूट जाएगी, ये वो करने में वो माइंड गेम है। और निशिकांत दुबे कहीं ना कहीं इस पूरे काम में सफल भी रहे हैं, पहले भी करते आ रहे हैं, और राजनीति में चलता है निश्चित तौर से। हम इसको गलत नहीं कहेंगे, हर आदमी को अपने तरीके से हर वो नुस्खा, हर वो तरीका अपनाना चाहिए जो उसको जीत की ओर ले जाए। और निशिकांत दुबे अब तक इसमें सफल हैं और आगे भी वो करेंगे। प्रतिद्वंदी को भी इससे सीख लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ मेरी प्राथमिकता चुनाव जीतना है, मेरी प्राथमिकता राज्य में सरकार बनानी है, मेरी प्राथमिकता देश में सरकार बनानी है। और जब इस तरह मेरा फोकस एक चीज पे होगा तो बहुत सारी चीज भटकाव मेरे लिए कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं देना है। और अगर जब दोनों ही सत्ता पक्ष, विपक्ष जो भी कहिए केंद्र में, दोनों अगर फोकस करके चुनाव लड़े कि मेरा फोकस क्या है, तो निश्चित तौर से चुनाव कांटे का होगा। लोग वोटर को सही ढंग से कन्विंस कर पाएंगे, क्योंकि वोटर के बीच में जाना। आपने बोला कि निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैंने विकास की गंगा बहा दी। निश्चित तौर से वो कहेंगे, उनको कहना भी चाहिए। हर आदमी यही कहता है कि वो कैसे कहेगा, वो 3 बार का सांसद है, कैसे कहेगा कि मैंने विकास नहीं किया है। चुनाव में ये जायज है, कहना भी है, लेकिन सामने वालों को भी उनकी कमियां गिनानी होंगी। आज लोग कहते हैं, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी कामयाबी रेल की बात कही जाती है, हवाई अड्डे की बात कही जाती है, एम्स की बात कही जाती है। तो विपक्ष के भी पास बहुत बड़ा हथियार है, ये मुझे नहीं बताना है। जहां तक बात है कि जिस रेल की बात करते हैं तो उन्हें भी बताना होगा कि ये मनमोहन सरकार की रेल है, जिसको जसीडीह से पीरपैंती तक जाना था, पूरे 12 साल में ये आधी दूर भी तय नहीं कर पाई है। ये विपक्ष को बताना होगा। जिस हवाई अड्डे की बात बोल रहे हैं, निश्चित तौर से ये पहले से भी चर्चा थी, ये हवाई अड्डा लाने की बात। और चूंकि देवघर जो है वो इंटरनेशनल ये है, एक तरह से कल्चरल सिटी है, तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता है। वहां दुनिया भर से लोग आते हैं, आपको श्रद्धालु आते हैं, उनकी जरूरत भी थी। निश्चित तौर से वो अच्छी बात है, या एम्स की बात हो, जो भी बात हो, देखना होगा। और निश्चित तौर से हमें लगता है कि इस बार जो मुकाबला होगा वो बहुत नजदीकी मुकाबला होगा, और जिसमें जीत कोई भी सकता है। तो देखिए, इस बार का जो मुकाबला होगा कांटे का टक्कर हो सकता है, और जीत की अगर बात करें तो किसी की पलड़े में जो है जीत जा सकता है। अब डिपेंड इस पर करता है कि किस तरीके से जो है नेता जो है अपने वोटरों को जो है लुभाते हैं, अपने पाले में करने का प्रयास करते हैं। बाकी देखिए किस तरीके से इस बार का चुनाव होता है, कौन अपने वोटरों को जो है लुभा सकते हैं और कौन अपने वोटरों को लुभाने में और सक्षम होते हैं। तो बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।